प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट पहले के वीडियोस में अपलोडेड है। दोस्तों अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो देखें। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपकी समझ थोड़ी ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत यहाँ के शिल्प और तकनीकी ज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम मुहर और मृदभांड के बारे में भी पढ़ेंगे जो इस सभ्यता के अंदर पाए जाते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ का शिल्प और तकनीकी ज्ञान कैसा था। ठीक है, यहाँ कौन कौन से शिल्पी लोग रहते थे और किस तरह के शिल्प वो बनाते थे, करते थे। ठीक है, और यहाँ का तकनीकी ज्ञान कैसा था, मतलब यहाँ की जो धातुएं थी वो किस तरह की थी। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम देखते हैं कि दोस्तों इस सभ्यता के लोगों को कांसे के बारे में ज्ञान था। ठीक है, यहाँ के लोग कांसा से परिचित थे। हमने देखा था कि ताम्रपाषाण काल में क्या था, बस तांबे से लोग परिचित थे, उसके अलावा कोई भी धातु नहीं थी। तांबे और पत्थर से ही वे अपनी संस्कृति चलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग थे ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वो तांबे के अलावा एक और धातु जो टिन होता है, उन दोनों को पिघलाकर उन दोनों को मिला देते थे, तो उनसे एक नई धातु बनती थी जिसको हम लोग कांसा कहते हैं। ठीक है, तो इसे बनाने की कला ये जान चुके थे। ठीक है, कांसे का ज्ञान इन्हें हो चुका था, तो यहाँ के लोग कांसे बनाते थे। लेकिन बात ये है कि वो जो कांसा है वो तांबा और टिन से बनता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही धातु भारत में आसानी से नहीं मिलती थी उस समय। ठीक है, ये जो तांबा है वो राजस्थान के खत्री खानों से मंगाया जाता था। ऐसा यहाँ के जो औजार हैं उन्हें देखकर उनकी परीक्षण करते हैं उनका, तो हमें ये पता चलता है। ठीक है, लेकिन जो टिन होता था ना, टिन, वो यहाँ भारत से शायद नहीं मंगाया जाता था, ये अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसे मंगाने में थोड़ी कठिनाई होती थी। ठीक है, ये जो टिन है उसका कुछ कुछ पुराना खान हमें मिलता है जो कि हजारीबाग और बस्तर में मिलता है। ठीक है ना, यहाँ के समाज में, ठीक है, कांसे का यूज होता था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो कांसा है उसका यूज तो यहाँ पे होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज नहीं होता था। सबसे ज़्यादा यहाँ तांबे के औजार मिले हैं और तांबे के उपकरण मिले हैं, डिवाइसेस। ठीक है, लेकिन इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है ना कि यहाँ पे कांसे की वस्तुएं सबसे पहले बनाई गई। ठीक है, कांसे की शुरुआत यहीं से हुई, इसी कालखंड से, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जबकि यहाँ ताम्र औजार ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, तांबे के औजार। तो यहाँ के समाज में कंसेरों का एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यहाँ पे कांसे सबसे पहले शुरू किए गए थे और उन्हें बनाने के लिए जो लोग थे, शिल्पी थे, उन्हें कंसेरा कहा जाता था। तो उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था इस समाज में। ठीक है, यहाँ के समाज में दोस्तों हमें मोहनजोदाड़ो से एक सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ के लोग कपड़ा बुनना जानते थे। यहाँ पे हमें बहुत सारे तकलियों का भी प्रयोग मिलता है। ठीक है, तकलियाँ वो होती है जिससे धागा बनाया जाता है और उससे बुनकर कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूती और ऊनी दोनों तरह के धागों के हमें साक्ष्य मिले हैं, कपड़ों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे ईंटों की विशाल इमारतें बनाई जाती थी। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ के सड़कें पक्की ईंटों से बनी थी। यहाँ की इमारतें 2 मंजिला इमारतें होती थी। ये एक बहुत ही अच्छा एक तरह से कंस्ट्रक्शन था। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे एक विशाल स्नानागार भी हमें मिला है जिसकी जो फर्श थी ना वो भी पक्की ईंटों से बनी थी। तो इस तरह की चीज़ें हमें मिलती है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ का स्थापत्य कला, स्थापत्य शिल्प जो था वो अत्यंत विकसित था। ठीक है, और यहाँ स्थापत्य शिल्पी जो थे वो भी, इनका समाज में इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान था।
यहाँ मिट्टी की मृण मूर्तियाँ मिली है बहुत सारी। इसका मतलब होता है कि यहाँ के लोग मिट्टी से कुछ मतलब प्रतिमाएं बनाते थे, ठीक है, उनमें कारीगरी करते थे और बहुत बारीक कारीगरी करते थे, और जब वो पूरी हो जाती थी तो उसे आग में पका दिया जाता था, और उसे पकाने के बाद उसे एक मजबूती प्रदान कर दी जाती। पक जाता था ना, तो कैसे घड़ा पकता है तो कैसे वो फूटता नहीं है, फूटता है लेकिन एक तरह से मजबूत हो जाता है, उसमें हम पानी भी रख देंगे तो वो गलता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की मजबूती उसमें आ जाती थी। तो इसी तरह की जो प्रतिमाएं होती थी उनको मृण मूर्तियां कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में टेराकोटा, ठीक है ना। तो इस तरह की शिल्प वस्तुएं भी ये लोग बनाते थे। तो यहाँ पे मृण मूर्तियों के भी हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह के शिल्पियों का भी स्थान था वहाँ पे, वहाँ के समाज में। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ के समाज में स्वर्णकारों का भी स्थान था। मतलब सोनार, अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में कहें तो सोनार लोग जो होता है ना, क्या करता है, जो सोना चांदी और बहुत सारी ऐसी धातुएं होती है जिसका वह लोग साफ़ करता है, उन्हें बनाता है, पिघलाता है, इस तरह की चीज़ें करता है। तो इस समाज में भी क्या था ना कि स्वर्णकार जो थे वो सोना चांदी रत्न इन सब चीज़ों से वे कारीगरी करते थे। और यहाँ के जो सोनार थे ना वो मणि बनाने में बहुत निपुण थे। मणि मतलब पैसा वाला नहीं, मणि मतलब जैसे क्या कहें, नागमणि होता है ना एक मणि जो कि रत्न जैसा होता है, ठीक है। तो उसी तरह की ये लोग मणि बनाते थे, धातुओं से बनाते थे और कीमती पत्थरों की मणियाँ बनाते थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सोना चांदी जो आता था इस सभ्यता में, वो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और यहाँ के जो रत्न थे वो साउथ इंडिया से, मतलब दक्षिण भारत से मंगाए जाते थे, ठीक है। यहाँ के लोग मणि बनाने में बहुत निपुण थे, मणियाँ बनाने में निपुण थे, ठीक है। और अगर हम यहाँ और शिल्प वस्तुओं में देखें तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट एक है मृदभांड, ठीक है। मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते थे ये तो हमने जान लिया, लेकिन यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसे क्या कहा जाता था, मृदभांड कहा जाता था। तो हमने पिछले समय में भी देखा था, यानी ताम्रपाषाणी के एज में भी, वहाँ भी लोग मृदभांड बनाया करते थे। लाल और काले मृदभांड, गेरुए मृदभांड, ये सब ताम्रपाषाण काल में बनाए जाते थे। लेकिन यहाँ भी मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और लेकिन इनकी क्या है ना, इनकी अलग विशेषता है। यहाँ के जो मृदभांड होते थे वो चिकने होते थे, ठीक है, और वे थोड़ा चमकीले होते थे। तो इस तरह के मृदभांड यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम यहाँ के कुछ चीज़ों को एक एक करके जान लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ के मृदभांड, ठीक है, यहाँ के जो मृदभांड थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो कुम्हार के चाक से बनाए जाते थे, और कुम्हार के चाक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रचलन था, ठीक है। यहाँ के जो मृदभांड थे वो विभिन्न रंगों के बनाए जाते थे, अलग अलग रंगों के बनाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चित्रकारियाँ की जाती थी मृदभांड के ऊपर, जैसे वहाँ पे वृत्त बनाए जाते थे, या फिर ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती थी, या फिर वहाँ पे वृक्ष बनाए जाते थे, या कहीं कहीं पे हम लोग को मनुष्यों के भी चित्र वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। तो मृदभांड में ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग को मिलता है जिसे हम मुहर कहते हैं, ठीक है। मुहर को हम लोग इंग्लिश में सील कहते हैं, ठीक है। और सील का मतलब आपको पता होगा कि इसे किस प्रयोजन के लिए बनाया जाता है। जैसे आपने कभी किसी एग्ज़ाम में अपीयर हुआ होगा तो वो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो सील करके आता है, ठीक है। जब बेल बजती है तभी हम उस सील को खोलते हैं, और एक बार खोलने पर पता चल जाता है कि वो सील खुल चुका है, ठीक है, हम पहले नहीं खोल सकते। ठीक उसी प्रकार जैसे व्यापार में ये यूज होता था, जैसे आज भी जैसे कोई पानी की बोतल है जो आप ख़रीदते हैं वो सील किया हुआ मिलता है। सील का मतलब ही होता है कि वो पहले से खुला नहीं है, ठीक है। एक बार जब आप उसे खोलते हैं तो फिर वो उसी तरह से नहीं जुड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है सील में, ठीक है, इसका प्रयोजन ये होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी जो सील यूज किया जाता था, मुहर यूज किया जाता था, वो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे सर्वोत्तम कलाकृति है। आप समझ रहे हो, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है इस सभ्यता की वो मुहर है, ठीक है। मुहर बनाए जाते थे, लगभग 2000 तक मुहर हम लोग को यहाँ उसके साक्ष्य हम लोग को मिले हैं, लगभग 2000 मुहर के साक्ष्य, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता था ना, यहाँ की जो मुहर होती, जैसे क्या करते थे लोग, जब किसी सामान को भेजते थे व्यापार के द्वारा, जैसे व्यापार होता था इधर उधर तो सामान भेजा जाता था, जब सामान भेजते थे तो उसमें सील कर दिया जाता था, मतलब मिट्टी की कुछ सेलखड़ी के सील यहाँ पे बनाए जाते थे मुहर। सेलखड़ी एक ऐसी मतलब चीज़ होती है जो एक बार टूटने के बाद दोबारा उसी तरह से नहीं मतलब जुड़ती है, ठीक है। मिट्टी के भी कहीं कहीं पे हम लोग को सील मिले। तो एक पत्थर होता था और पत्थर में उसको तराश कर एक शेप कर दिया जाता था, और जब उसमें मिट्टी में या फिर किसी चीज़ में उसे ऐसे लपेट दिया जाता था तो वो सारे फिगर्स इसमें मुहर में आ जाते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ होता था या फिर कोई जानवरों के भी चित्र बनाए हुए होते थे, ठीक है। ये मुहर जो था इसमें कुछ लिखा भी होता था, कहीं कहीं पे यहाँ पे जानवरों के चित्र भी होते थे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक फिगर देख लीजिए मुहर का, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुहर किस तरह से बने होते थे उस टाइम के समय में, ठीक है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रतिमाएँ, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी हमें प्रतिमाएं भी मिली है जो धातु की बनी होती थी और बहुत बारीकी से उन चीज़ों को बनाया जाता था। ऐसा इन सारी चीज़ों के अगर हम साक्ष्य देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इतने पुराने समय में ये सारी चीज़ें कैसे रही होंगी, किस तरह से विकसित हुई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से उसे बनाया गया था। जैसे यहाँ पे एक कांसे की नर्तकी मिली है जिसके गले में एक हार है और बाकी पूरा शरीर नग्न है, ठीक है। तो इस तरह की मूर्तियों को भी वे बड़ी बारीकी से बनाया करते थे। तो ये यहाँ जो मूर्ति मिली है कांसे की नर्तकी, वो सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है यहाँ की कांसे की प्रतिमाओं में, ठीक है। आप इसका भी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इसका फोटो देख लीजिए। तो यही जो मूर्ति है वो कांसे की मूर्ति है और यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके गले में एक हार है और पूरा शरीर नग्न है, ठीक है। ये कांसे की मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है सिंधु घाटी सभ्यता की। और इसी तरह की बहुत सारी ऐसी कलाकृतियाँ थी जो यहाँ के लोग बनाते थे, ठीक है। यहाँ के लोग टेराकोटा या मृण मूर्ति भी बनाते थे। तो टेराकोटा मैंने आपको पहले भी बताया। टेराकोटा क्या होता था ना कि मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उसे आग में पकाकर एक मजबूती प्रदान कर दिया जाता था। तो इस तरह की जो प्रतिमाएं थी तो उसे हम टेराकोटा कहते थे, यानी मृण मूर्तियाँ, ठीक है। इन टेराकोटा में हमें पुरुष की भी मूर्ति मिली है, स्त्रियों की भी मूर्ति मिली है, खिलौने की भी मूर्तियाँ मिली है, जानवरों के भी बहुत सारे मूर्ति मिले, मतलब बहुत सारे टेराकोटा के खिलौने मिले हैं, बहुत सारे टेराकोटा के मतलब पुरुष की मूर्तियाँ मिली है, स्त्री की मूर्तियाँ मिली है, बहुत सारे जानवरों की टेराकोटा मिले, ठीक है। आप यहाँ पे उसके भी फोटो यानी चित्र देख सकते हैं कि किस तरह की जो टेराकोटा मूर्तियाँ थी, टेराकोटा प्रतिमाएँ थी, वो इस सभ्यता में बनाई जाती थी, ठीक है। ये जानवर है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ जिसका यूज होता था वो बहुत अद्भुत लगता है। यहाँ पे व्यापार जब होता था ना तो उसमें आज भी आप देखेंगे कि तौलने के लिए कोई बाट का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ भी वो सारे चीज़ें थी, जैसे बाट का यूज होता था। ये बाट क्या है, तो तौलने के लिए एक मतलब 1 केजी 2 केजी का जो लोहा रहता है उसे हम एक तराजू में चढ़ाते हैं। अब तो डिजिटल आ गया, लेकिन उससे पहले तराजू हुआ करता था। जब सब्जी लेने जाते थे तो बाट का यूज़ किया जाता था और उसमें 1 केजी 2 केजी सबका अलग अलग होता था, उसी चढ़ाकर हमें सब्जियां दी जाती थी बाज़ारों में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी जब यहाँ विनिमय होता था, वस्तु विनिमय होता था, मुद्रा नहीं थी, लेकिन भी यहाँ पे जब तौल कर दिया जाता था किसी वस्तु को तो वहाँ बाट का यूज होता था। ये एक इस तरह से फिगर होता था, इस तरह से फिगर होता था और यहाँ पे उसका जो माप है वो अलग अलग तरह के बाट मिले और सारे बाट, ठीक है। लेकिन ये जो बाट थे ना वो सारे के सारे 16 या उसके अपवर्तकों का यूज करते थे, जैसे 16, 32, 48 इस तरह से। आज भी इसी के बेसिस पर हमारी मुद्रा प्रणाली बनी है। जैसे पहले क्या होता था, 4 आना, 8 आना, 16 आना, ये सारी चीज़ें थी ना। आज भी 1 रुपया जो है ना भारत में वो बराबर 16 आना होता है, ठीक है।
32 आना मतलब 2 रुपया, 48 आना मतलब 3 रुपया। ठीक है, तो ये क्या है, 16 के अपवर्तक ही तो हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अब हम पढ़ते हैं यहाँ के धार्मिक प्रथाओं के बारे में कि लोग किन चीज़ों पे विश्वास करते थे, किस तरह के चीज़ों की, किस तरह के देवताओं की ये लोग पूजा करते थे या फिर प्रकृति पूजक थे। ठीक है दोस्तों, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं की बात करते हैं तो 3-4 चीज़ें ऐसी है जिन्हें हमें जाननी चाहिए। जैसे ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, दूसरा पुरुष देवता की पूजा करते थे, तीसरा यहाँ पे लिंग पूजा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, और चौथा ये लोग वृक्षों की पूजा करते थे और साथ में पशुओं की भी पूजा करते थे। कुछ पशु ऐसे थे, कुछ वृक्ष ऐसे थे। तो इन सारी चीज़ों से यही पता चलता है कि जो चीज़ें इन्हें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती थी और जिन चीज़ों से, मतलब जिन चीज़ों की मदद से इनका गुजारा चलता था, ये लोग उनकी पूजा अर्चना करते थे। ठीक है ना, और साथ में जो चीज़ें इन्हें चमत्कृत लगती थी, ठीक है, जिनको ये रहस्यमयी चीज़ें लगती थी, उन चीज़ों की भी ये पूजा अर्चना करते थे। ठीक है, तो अगर हम साक्ष्यों की बात करें तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे बहुत सारे मिट्टी की प्रतिमाएं हमें मिली है और कुछ मिट्टी की प्रतिमाएं हमें ऐसी मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाई दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमें ये बताती है कि स्त्री को लोग इस पृथ्वी में जो स्वतः पेड़ पौधे उग जाते हैं, इसकी एक देवी के रूप में मानते थे। ठीक है, तो इनकी एक मातृ देवी की कल्पना आ चुकी थी। ये लोग धरती देवी की कल्पना करते थे और लोग इन्हें पूजते थे, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, और अगर हम पुरुष देवता की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एक मुहर मिलता है। ठीक है, और उस मुहर में बीच में एक साधु टाइप का आदमी है जो कि पद्मासन अवस्था में बैठा है। उसके चारों तरफ जानवर है, जैसे हाथी, गैंडा और बाघ है। ठीक है, उसके आसन के नीचे एक भैंसा है और दोनों पैरों के पास 2 हिरन है। ठीक है, तो इस तरह का मुहर हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके बीच में जो बैठा जो इंसान है वो शायद, और इसके सिर में 3 सींग भी हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो मानव है और इस तरह की जो चित्रकारियाँ हैं, ये हमें बताती है कि ये ज़रूर पशुओं का देवता रहा होगा। ठीक है, लोग पशुपति के रूप में इसे पूजते होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह की चीज़ें हमें सामने आती है इन मुहरों को देखने से। यहाँ पे लिंग पूजा का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन था। जैसे बहुत सारी ऐसी हमें पत्थर में उकेरी गई चीज़ें मिली है, बहुत सारी ऐसी पत्थर में मूर्तियाँ मिली है और ऐसी चित्रकारियाँ भी मिली है जिससे लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि ये सारी चित्रकारियाँ, सारे शिल्प धार्मिक प्रयोजन के लिए बनाए गए होंगे। ठीक है, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है और यही लिंग पूजा धीरे धीरे आगे चलकर हिंदू समाज की एक विशिष्ट विधि बन जाती है पूजा की। ठीक है, जिसे आज हम शिव पूजा के रूप में देखते हैं, वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से चलती आ रही परंपरा है। ठीक है ना, वृक्ष और पशुपालन की भी यहाँ के लोग पूजा करते, मतलब वृक्ष और पशु पूजा भी यहाँ के लोग करते थे। जैसे उन वृक्षों की पूजा जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, बहुत ज़्यादा इनका गुजारा चलता था, तो उन चीज़ों को ये लोग जानते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। ठीक है, और प्रकृति पूजक थे ये लोग, मतलब इनके आसपास जो प्राकृतिक चीज़ें थी, ये लोग उनकी भी पूजा करते थे। और साथ में अगर हम देखें कि ये पशुओं में कौन से पशु का पूजा करते थे, तो यहाँ पे एक सींग वाला जानवर सबसे इम्पोर्टेंट था इस सभ्यता का। एक सींग वाला जानवर, अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें एक सींग वाला जानवर की बहुत चर्चा है और उसका इमेज भी दिखाया जाता है। तो ये एक सींग वाला जानवर यहाँ पे पवित्र माना जाता था और लोग इनकी पूजा करते थे। सेकेंड इम्पोर्टेंट जो पशु था यहाँ का सबसे महत्व का, वो कुबड़ वाला सांड है। ठीक है, कुबड़ वाला सांड। तो ये जो कुबड़ वाला सांड है ना, वो आज भी अगर गलियों से गुजरता है तो धर्मात्मा हिंदू जो होते हैं वो इनको रास्ता दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे परंपरा आज से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चलती आ रही परंपरा है, जो कि आज एक डेवलप रूप ले लिया है और मनुष्यों के दिमाग में
घुस चुकी है, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। तो धार्मिक प्रथाओं में सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह की चीज़ें थी। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो इसके अगली विशेषताएं जैसे कि राजनीतिक कारण, व्यापार, और फिर इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को हम इसके अगले पार्ट के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।